15 अगस्त 2022 पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे इवेंट में 5 प्रण लिए थे, जिनमें से एक प्रण था गुलामी के सारे निशानों को हटाना। और ठीक एक साल बाद 11 अगस्त 2023 को इन्हीं प्रण में से एक को पूरा करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में कॉलोनियल एरा के लॉस को रिप्लेस करने के लिए 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। नंबर 1 इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय न्याय संहिता। नंबर 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 1973 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य बिल। अब इन 3 बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि 3 कॉलोनियल लॉज ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को जस्टिस देने के लिए नहीं बल्कि पनिश करने के लिए बनाए थे, और इसीलिए अभी ये तीनों नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करने का मकसद भारतीयों को सजा नहीं बल्कि न्याय देना है। अब यूजुअली ना फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी मेजर चेंजेस में काफी ज्यादा ऑपोजिशन आ जाता है, लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली अब तक इन बिल्स को ऑपोजिशन उतना स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं कर रही। हाँ, उनके कुछ मेजर काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर है इस बिल के लूपहोल्स को लेकर, जो हम एज ऑलवेज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये बिल नेशन वाइड कंपैरेटिवली काफी प्लेजेंटली रिसीव हो रहा है, तो इस बिल में ऐसे क्या क्या चेंजेस है जो वाकई में हमारे देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। मैं पर्सनली कह सकता हूं कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, और इसके लिए इसे हमें डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके और मेरे जैसे कॉमन इंसान के लाइफ में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर मैं बात पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम की कर रहा हूं, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम जैसे आम लोगों पर ही पड़ता है, और इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। हमने पूरे बिल का हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया है एग्जाम्पल के साथ, और उसके लूपहोल्स को भी बताया, जिससे कि आप इसे पूरी तरीके से समझ सको और अपनी लाइफ में रिलेट भी कर सको। सो एज वी ऑल नो, सीआरपीसी एक ऐसा लॉ है जो क्राइम होने के बाद पुलिस को उसे किस प्रोसीजर से डील करना चाहिए ये बताता है। अब गवर्नमेंट ने उस लॉ को रिप्लेस करके द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें टोटल 533 सेक्शंस है, जबकि सीआरपीसी में काउंट 484 सेक्शंस का ही था। इस नए बिल में पुराने 160 सेक्शंस को चेंज किया है और 9 नए सेक्शंस को ऐड किया है, और 9 पुराने सेक्शंस को डिलीट भी किया है। इसमें सबसे मेजर अपडेट है, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, स्पीडी जस्टिस सिस्टम। सो गवर्नमेंट का क्लेम है कि इस बिल के तहत किसी भी सिटीजन को मैक्स टू मैक्स 3 सालों के अंदर जस्टिस मिल जाएगा, जिसके लिए वो पुलिस और कोर्ट पर कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। जैसे पुलिस को क्राइम होने के 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी, और ट्रायल खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को 30 दिनों के अंदर अपना जजमेंट सुनाना होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने EFIR का भी प्रोविजन इंक्लूड किया है, जिसके लिए देश के हर डिस्ट्रिक्ट को हर पुलिस स्टेशन में एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर बिठाना ही होगा। प्लस अब से अरेस्टेड विक्टिम के घर वालों को ऑनलाइन या इन पर्सन इन्फॉर्म करना भी कंपलसरी होगा, जो अब तक एवरी टाइम विजिलेंटली फॉलो नहीं होता था। ऑल्सो अब से सीआरपीसी के समरी ट्रायल में एक मेजर अपडेट किया गया है। इसमें ऐसे क्राइम्स जिनकी सजा 3 साल से कम है, उन्हें एक समरी ट्रायल के बेसिस पर कंक्लूड किया जाएगा, और सरकार का यह तक दावा है कि इससे सेशन कोर्ट्स का लोड 40% तक कम हो जाएगा। सो ये थे सीआरपीसी चेंज टू बीएनएसएस के 2 मेजर अपडेट्स। अब बाकी के चेंजेस क्या है, हम इन डिटेल इंडिया में एक क्राइम के रजिस्टर होने से उसके इन्वेस्टिगेशन होने तक के पूरे प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। लेकिन उसके पहले इन्हीं लॉस की तरह हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में भी सेबी ने हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट लाया था। वो है कि सभी स्टॉक ब्रोकर्स को अपने वेबसाइट पर रिस्क डिस्क्लोजर मेंशन करना कंपलसरी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स स्पेशली बिगिनर्स काफी लॉस कर जाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि लॉस बढ़ते जाने के बावजूद उनका ट्रेड चालू ही रहता है इस उम्मीद में कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मार्केट वुल्फ लेकर आया है इसका वंडरफुल सॉल्यूशन। वो है स्टॉप लॉस का ऑप्शन। देखो, मार्केट वुल्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट्स एट जस्ट 999 रुपीज, और इसके अलावा देयर इज नो एनुअल मेंटेनेंस, प्लस ब्रोकरेज भी तभी ही चार्ज किया जाता है जब ट्रेड प्रॉफिट में एंड होता है। इसको यूज करना भी काफी सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करना है, और बेसिक KYC प्रोसेस के साथ अपने अकाउंट को ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक करो, और बाद में इन तीनों में कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। मैंने बैंक निफ्टी चूज किया, फिर मुझे चूज करना है अमाउंट, ट्रेड की वैलिडिटी जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अब मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया, तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रेकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। सो मान लो मैंने यहां पर सेकंड वाला मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न वाला ऑप्शन क्लिक किया, और इसके बाद द वुल्फ वे में क्लिक किया, ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल
लेवल कम होता जाए। अब यहाँ पर मेरा ट्रेड मैं भी क्लोज कर सकता हूँ या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। जब भी स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दिस इज अमेजिंग, राइट? सो मैंने यहाँ पर बैंक मॉनिटर करिंग 99 का ट्रेड सिलेक्ट कर दिया, तो अब आप देख सकते हो कुछ टाइम बाद मुझे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आपको तभी देना है व्हेन यू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट ट्रेड। लॉस पे देयर इज 0 ब्रोकरेज प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्रेंड्स, डू चेक आउट दिस अमेजिंग ट्रेडिंग ऑप्शन। तो चलो अब लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जब भी ये क्राइम होता है ना इंडिया में, तब विक्टिम को जस्टिस के लिए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है पुलिस कंप्लेन का, यानी कि FIR। इसमें पुलिस ऑफिसर बेसिकली कंप्लेनेंट की बात सुनकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ऑफिशियली उस पर हुए क्राइम को इन डिटेल डॉक्यूमेंट करता है। अब इस प्रोसेस में एक मेजर चेंज आने वाला है और वो ये है कि पहले CRPC के तहत कंप्लेनेंट/विक्टिम को खुद आकर पुलिस स्टेशन में ये FIR लिखानी पड़ती थी, लेकिन अब नए बिल BNSS के तहत कोई भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि फोन या वीडियो कॉल से भी FIR लॉन्च करवा सकता है। बस सिर्फ उस कंप्लेनेंट को 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन आकर साइन करना होगा। अब एक बार जब आपका FIR रजिस्टर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस को लेकर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है और यहां से एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जो कि इस प्रोसेस का दूसरा स्टेप है। इस पॉइंट पर सबसे पहले विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स के केस में मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो पुराने CRPC लॉ के तहत पुलिस खुद विक्टिम के घर या उसके प्रेफरेबल जगह जाकर उसकी स्टेटमेंट लेती है, यानी कि विक्टिम को फिजिकली पुलिस से मिलना ही पड़ता था। बट अब नए बिल के मुताबिक ये स्टेटमेंट किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबली सेल फोन से भी लिया जा सकता है, यानी कि उसे फिजिकली पुलिस के सामने जाकर ह्यूमिलिएटेड कंडीशन में स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब इसके बाद कंटिन्यूइंग आवर केस, स्टेटमेंट्स के साथ जैसे हमने मूवीज में भी देखा है, बिल्कुल उसी तरह पुलिस क्राइम सीन पर एविडेंसेस ढूंढने चली जाती है। इस प्रोसेस में 2 मेजर चेंजेस लाए गए हैं। पहला ये कि CRPC इन्वेस्टिगेशन टीम को क्राइम सीन को सर्च करते वक्त एरिया के कोई 2 या उससे ज्यादा रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स को बुलाकर उनके सामने एक सर्च कंडक्ट करना पड़ता था। बट BNSS के तहत पुलिस ऑफिसर को अब अपने मोबाइल फोन से पूरे सर्च को रिकॉर्ड करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना होगा, जिससे कि पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी सिटीजन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा मेजर चेंज यहां पर यह है कि BNSS के तहत 7 साल या उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट होने वाले सभी ऑफेंसेस के क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब से एक फॉरेंसिक टीम को बुलाना मैंडेटरी होगा। इससे कन्विक्शन रेट इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एविडेंसेस को एक काफी स्पेशलाइज्ड तरीके से गैदर करेगी, जो एक्सपर्टीज यूजुअली पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन फ्रेंड्स, द नेक्स्ट चेंजेस अभी प्रेजेंटली इस पूरे प्रोसेस के दौरान पुलिस को डेली अपडेट्स अपने स्टेशन डायरी में मेंशन करना होता है। वेल, BNSS सेक्शन 176(2) आने के बाद पुलिस को अपनी स्टेशन डायरी के अपडेट्स फोर्टनाइटली यानी कि 2 हफ्तों में एक बार मैजिस्ट्रेट को भी सबमिट करने होंगे। एंड दिस इज रियली अ ब्रिलियंट मूव, क्योंकि अगर शॉर्ट में बताऊं तो उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप IAS ऑफिसर भी केस के प्रोसीडिंग्स का ट्रैक रख पाएगा। ऑल्सो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस सारे सबूत को कलेक्ट करके एक्यूज को इंक्वायरी के लिए यूजुअली अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब यहां पर CRPC सेक्शन 167(2) के अकॉर्डिंग 15 डेज की कस्टडी पुलिस को अलाउड है, बट BNSS सेक्शन 187(2) ने पुलिस को इस 15 दिनों की कस्टडी को पार्ट्स में लेने के लिए परमिट कर दिया है। सो अब से पुलिस डिफरेंट इंटरवल्स में ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अपने 15 डेज को कवर कर सकती है। लेकिन अरेस्ट के प्रोसीजर में भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अभी फिलहाल यूजुअली सिर्फ मर्डर और टेररिस्ट एक्ट करने वाले ऑफेंडर्स को ही हैंडकफ्स पहनाया जाता है, बट BNSS में ये क्लॉज क्लियरली मेंशन्ड है कि अब से हैबिचुअल रिपीट ऑफेंडर्स, रेप, काउंटरफीटिंग और इन सभी क्राइम्स को करने वाले ऑफेंडर्स को भी अब से हैंडकफ्स पहनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अभी के टाइम पे CRPC सेक्शन 311A के तहत सस्पेक्ट्स यानी जिन लोगों पर शक है सिर्फ उनके ही सैंपल्स कलेक्ट कर सकती है, वो भी उन्हें अरेस्ट करने के बाद। और यहां पर मैं सैंपल्स बात कर रहा हूं जैसे फिंगरप्रिंट्स, वॉइस, DNA सैंपल्स एक्सेट्रा। बट BNSS आने से पुलिस अरेस्ट किए बिना भी सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सस्पेक्ट्स के सैंपल्स को ले सकती है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग अपडेट एज वेल। अब एक बार जब ऑफेंडर अरेस्ट हो जाता है और उसके खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं तो पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है, जो कि चौथा स्टेप होता है। अब चार्जशीट यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें पुलिस ये मेंशन करती है कि वो ऑफेंडर को किस सेक्शन के अंडर बुक करना चाहिए और उस ऑफेंडर को क्या सजा होगी। सो इस नए बिल में भी इस पार्ट को बिल्कुल CRPC की तरह सेम रखा गया है, बस गवर्नमेंट ने सेक्शंस के नंबर्स को रीशफल कर दिया है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद ऑफेंडर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और उस पर कोर्ट में ट्रायल
यानी कि केस चलता है। इस कोर्ट हियरिंग के दौरान विटनेसेस को कोर्ट में गवाह देने के लिए बुलाया जाता है और इस स्टेप को समन्स बोलते हैं। सो यहां पर चेंज ये आने वाला है कि अभी फिलहाल सीआरपीसी सेक्शन 135 के तहत कोर्ट में कोई भी डेट पर बुलाने पर पर्सनली हाजिर होना ही पड़ता है, बट बीएनएसएस सेक्शन 154 ने इसे थोड़ा और आसान करके विटनेसेस की अब ऑडियो वीडियो कॉल पर अपीयरेंस को परमिट कर दिया है। सो मूविंग ऑन, समन से पूरा केस खत्म होने के बाद ऑफेंडर को सजा सुनाई जाती है और फिर उसके बाद उसे जेल भेजा जाता है। बट जैसे कि हम सबको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के तहत फांसी की सजा मिलने पर कन्विक्ट मर्सी पिटिशन यानी कि सजा माफ करने की स्पेशल अपील प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर के पास करता है। वैसे तो ये प्रोविजन पहले सीआरपीसी में भी मेंशन नहीं था, बट फिर भी एक्सरसाइज किया जाता था। लेकिन हां, ये बिल्कुल होना चाहिए था ताकि इस लॉ को लेकर कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, और इसीलिए बीएनएसएस सेक्शन 473 में इसे क्लियरली ऐड कर दिया गया है। लेकिन हां, डेथ सेंटेंस वाले कॉन्विक्ट को 60 डेज के अंदर पिटिशन करने की टाइम लिमिट दी गई है। प्लस इसमें यह भी क्लॉज ऐड किया गया है कि प्रेसिडेंट के मना करने के बाद किसी भी कोर्ट में री अपील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब तक कई सारे डेथ सेंटेंस वाले कॉन्विक्ट्स इस लूप होल का फायदा उठाकर अपनी फांसी को डिले करवाते थे, जैसे कि हमने निर्भया और कसाब के केस में देखा। ये चेंजेस मेरे हिसाब से सही में इंडियन क्रिमिनल जस्टिस के प्रति एक काफी पॉजिटिव स्टेप है। पर फ्रेंड्स, जब भी कोई लॉ पास होता है, ऑफ कोर्स उसमें काफी सारे लूप होल्स भी निकल के आते हैं। तो चलो बीएनएसएस के भी कुछ मेजर लूप होल्स को डिस्कस करते हैं। सो बीएनएसएस को लेकर एक्सपर्ट्स 3 मेजर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट है अरेस्ट के लिए परमिशन। बीएनएसएस के मुताबिक 3 साल और उसके नीचे वाले पनिशेबल ऑफेंसेस के ऑफेंडर्स और 60+ एज वाले ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी की परमिशन मैंडेटरी होगी। इसके अलावा दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि 3 साल और उसके ऊपर बट 7 साल के नीचे वाले पनिशेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डीएसपी की परमिशन लगेगी। तो इस प्रोविजन से उन पर और ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, और एक आदमी पर इतने सारे केसेस के अप्रूवल से ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा और बीएनएसएस का सबसे मेजर काउंटर यह है कि सीआरपीसी के सेक्शन 144A में क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी प्रोसेशन या मास गैदरिंग में कोई भी हथियार कैरी नहीं कर सकता। लेकिन बीएनएसएस का सेक्शन 48 जो रायट्स और गैदरिंग को प्रोहिबिट करने के लिए बनाया गया है, उसमें हथियार को लेकर सीआरपीसी के ओरिजिनल प्रोविजन को कंप्लीटली हटा दिया गया है। सो अगेन, ये यहां पर एक मेजर लूप होल है। अब ये तो हुआ किसी क्रिमिनल के अरेस्ट से उसके कोर्ट तक जाने का प्रोसेस, बट इस दौरान कोर्ट में पेश करने के लिए जो एविडेंसेस यानी कि सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसे अब पार्लियामेंट ने रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य बिल इंट्रोड्यूस किया है। पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे, लेकिन इस नए बिल में 170 सेक्शंस है, जिसमें से 23 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 5 सेक्शंस को निकाला गया है और एक नए सेक्शन को ऐड किया गया। गवर्नमेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का मेजर रीजन बताया कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस 150 साल से ज्यादा पुराने एविडेंस कलेक्टिंग लॉज से ऑपरेट होते आए, लेकिन अब एविडेंस कलेक्शन के लिए काफी एडवांस्ड और साइंटिफिक मेथड्स आ चुके हैं। प्लस इस दौरान क्रिमिनल्स और क्राइम करने के तरीके भी काफी एडवांस हो गए, और इसीलिए गवर्नमेंट के हिसाब से इट इज द नीड ऑफ द आवर कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य बिल लागू हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, इन नए लॉज में ना कुछ की चेंजेस है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है फॉरेंसिक। गवर्नमेंट ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि जिस किसी क्राइम में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होने वाली है, उन क्राइम सीन्स पर एविडेंस कलेक्शन के लिए फॉरेंसिक टीम को विजिट करना ही होगा। सो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया में हर साल 7.5 लाख केसेस ऐसे रजिस्टर होते हैं जिन्हें लैक ऑफ एविडेंस के कारण बंद करना पड़ जाता है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया के कई स्टेट्स में आज भी काफी कम फॉरेंसिक लैब्स है। अगर आप यूपी जैसे बड़े स्टेट को ही कंसिडर करें तो वहां पर बस 2 फॉरेंसिक लैब्स है, एक आगरा में और दूसरा लखनऊ में, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस करके एविडेंसेस को बाकी दूर के सिटीज से लखनऊ या आगरा ही लाया जाता है, जिससे जाहिर सी बात है कि उन एविडेंसेस के टैंपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इस स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 मोबाइल एफएसएल्स यानी कि
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज डिप्लॉय होने वाले। इससे जहां पर पहले इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंसेस को फॉरेंसिक लैब्स भेजा करते थे, अब बस फॉरेंसिक लैब खुद ही क्राइम सीन पर पहुंच जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम बस ऐसी है ना कि इतने ज्यादा एफएसएल्स डिप्लॉय करने से उतने ज्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी लगेंगे, मगर गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इसके लिए एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सेटअप करने वाले, जिससे इंडिया में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के नंबर्स इंक्रीज होंगे। इनफैक्ट ये विजन भी रखा गया है कि अगले 3 सालों में हर साल 33,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स देश में अवेलेबल होंगे, जिससे गवर्नमेंट का टारगेट है कि प्रेजेंट कन्विक्शन रेट जो फिलहाल 50% है वो बढ़कर 90% हो जाएगा। अब इसके अलावा इस एक्ट से आया हुआ दूसरा मेजर चेंज है टेक्नोलॉजी का यूज। गवर्नमेंट ने अब डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, एसएमएस और लोकेशनल एविडेंसेस जैसे डिजिटल एविडेंसेस को भी अब कोर्ट में सबमिटेबल बना दिया है, जो कि पहले वैलिड नहीं हुआ करते थे। और साथ ही वीडियोग्राफी का इंपॉर्टेंट इंक्लूजन भी मेंशन किया गया है। इसमें ऐसा होगा कि जब कभी पुलिस सर्च और कोई चीज सीज करने वाले ऑपरेशंस करेगी, तब उन्हें मैंडेटरीली उस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, और जब तक कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं होती, पुलिस का चार्जशीट वैलिड ही नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज में यह तक मेंशन्ड है कि वो एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट और यहां तक कि जजमेंट तक पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने वाले, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले 2027 तक देश के सारे कोर्ट्स कंप्यूटराइज करने का ऑब्जेक्टिव रख दिया है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट यू गाइस थिंक? डिजिटल भारत की तरफ एक बड़ा कदम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आईपीसी के बारे में। आईपीसी बन चुका है बीएनएस बिल। अब तक फ्रेंड्स हमारे केस में चार्जशीट भी फाइल हो गई और एविडेंसेस भी कलेक्ट हो गए। इसके बाद अगला और आखिरी स्टेप बचता है उस क्रिमिनल का कन्विक्शन, जिसके लिए ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड ये लॉ एग्जिस्ट करता है। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से इसी लॉ को एफिशिएंट और करंट टाइम्स के हिसाब से और ज्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए अभी भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें टोटल 356 सेक्शंस होंगे, जबकि पुराने आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, जिसमें से सरकार ने टोटल 175 सेक्शंस अमेंड किए हैं, 22 सेक्शंस को हटा दिया है और 8 नए सेक्शंस को इंक्लूड किया है। अब इस लॉ के मेजर चेंजेस की अगर बात करें तो इनको आप टोटल 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर सकते हो। पहला है न्यूली एडेड चैप्टर्स, दूसरा है रिपील्ड प्रोविजंस और तीसरा है चेंजेस इन पनिशमेंट। नंबर 1, एडेड सेक्शंस। तो भारतीय न्याय संहिता में कई नए चैप्टर्स को ऐड करके उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि नए ऑफेंसेस / क्राइम्स को इंक्लूड करना। जैसे कि मैंने बताया कि ये लॉस कॉलोनियल एरा के थे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो तब भी एग्जिस्ट करते थे, मगर ब्रिटिशर्स को लॉ बनाते टाइम उनके लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं लगे। बट फिलहाल के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये एक मेजर चैलेंज था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइम्स जैसे टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, मॉब लिंचिंग और शादी के लिए फॉल्स प्रोमिसेस करके विमेन के साथ फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करना, इन जैसे क्राइम्स को नए बिल में डिफाइन किया है। चलो इसे एक एक करके अच्छे से समझते हैं। कम्युनिटी सर्विस, इसमें पहला एडेड सेक्शन है कम्युनिटी सर्विस का। देखो बात कुछ ऐसी है ना कि छोटे क्राइम्स जैसे 5,000 रुपए से कम की चोरी या ट्रेन की चेन खींचना, ऐसे पेटी ऑफेंसेस के लिए यूएस के मॉडल को अडॉप्ट करके देश में पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा सेक्शन है मॉब लिंचिंग का। नए लॉ के सेक्शन 101(2) के अंडर अगर 5 से ज्यादा लोग रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ के आधार पर अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा या डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है। इसके बाद आता है थर्ड नया एडेड सेक्शन, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। अब इसमें मीडिया में आपने देखा होगा इस सेक्शन को लव जिहाद के लिए बनाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो भारतीय न्याय संहिता के क्लॉज 69 के हिसाब से कोई भी रीजन से अगर लड़की को फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज देकर सेक्सुअल रिलेशंस बिल्ड किया जाए, वो सभी रीजंस यहां पर कवर हो जाते हैं, चाहे वो अपनी आइडेंटिटी गलत बताकर हो या प्रमोशन या जॉब का लालच देकर हो। हर केस में 10 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया। नाउ द फोर्थ एडेड सेक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बीएनएस के सेक्शन 109 में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम्स जैसी क्राइम्स जिनमें ग्रुप या कोई गैंग इन्वॉल्व हो, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कहा गया है। अब नॉर्मली इसकी सजा 5 साल से ज्यादा की रखी गई है, लेकिन अगर इन क्राइम्स में किसी की मौत हो जाती है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या इवन डेथ पेनल्टी तक भी दी जाएगी। टेररिस्ट एक्ट। अब आता है फिफ्थ नया सेक्शन 1111, जहां पर पहली बार टेररिज्म वर्ड को डिफाइन किया गया। बीएनएस के अंडर अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और
सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है या उसकी कोशिश भी करता है तो उसकी एक्टिविटीज को टेररिस्ट एक्टिविटीज माना जाएगा। और तो और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिसरप्शन और डैमेज को भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाएगा। मगर हम सभी को यह पता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी का डेफिनेशन पहले से ही यूएपीए एक्ट में मेंशन्ड है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बीएनएस के अंदर लाकर शायद उसे ईज ऑफ कन्विक्शन के लिए इंक्लूड किया होगा। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। अब देखो, आईपीसी में कहीं भी अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कोई क्राइम कमिट करवाता है जैसे कि मर्डर, तो उस फॉरेनर को कन्विक्ट करने के लिए कोई क्लियर प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन अब बीएनएस में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस लाए गए हैं कि अगर कोई बंदा चाहे वो इंडिया में रह रहा हो या फॉरेन में, अगर वो किसी और के थ्रू इंडिया में मर्डर करवाता है तो अब उस पर भी मर्डर के चार्जेस लगेंगे। एक दूसरा प्रोविजन है नो पॉलिटिकल गेन्स। देखो, हम सभी ने कभी ना कभी ये देखा या सुना ही होगा कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज अपने कनेक्शंस का यूज करके जेल से छूट जाते हैं, मगर अब इस बिल के लॉ बनने से इस फेवरेटिज्म कल्चर का भी द एंड हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रेस रिलीजेस में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि अब से कोई भी कल्प्रिट की सजा माफी का कोई भी प्रोविजन बिल में इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब कि सजा कंप्लीटली हटाई नहीं जा सकती, केवल सजा कम ही की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट को 7 साल में और 7 साल को 3 साल की सजा में बदला जा सकता है। अब फ्रेंड्स, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस करने में दूसरा मेजर चेंज है कुछ प्रोविजंस को डिलीट/रिपील कर देने का। सेडिशन लॉ। सबसे पहला और मेजर चेंज ये है कि गवर्नमेंट ने आईपीसी के सेक्शन 124A को रिप्लेस करके बीएनएस में सेक्शन 150 को इंट्रोड्यूस किया है। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि गवर्नमेंट को सेडिशन यानी कि राजद्रोह इस शब्द को लॉ से हटाना था, लेकिन इसके जगह पर अब से इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी को हार्म पहुंचाने वाले लोगों पर नए राष्ट्रद्रोह के लॉज अप्लाई होंगे। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में स्पेसिफिकली फर्क बताने के लिए उन्होंने लॉ को कुछ इस तरह से ड्राफ्ट किया है, जिसमें अब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जैसे वर्ड्स जिससे देश को कैसे हार्म हो सकता है इसका क्लियर मेंशन किया गया है, और उसके साथ उसकी सजा तक मेंशन है। एडल्ट्री। दूसरा चेंज है कि भारतीय न्याय संहिता में एडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक ऑफेंस नहीं रहेगा। इसे हटाने के लिए ओवर द टाइम काफी डिस्कशंस हुए थे और इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा देने के लिए सजेस्ट किया था, और इसीलिए इस बात को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट नए बिल के थ्रू एडल्ट्री को लीगली हटाना चाहती है। सुइसाइड। अब इसमें एक आखिरी चेंज होगा कि इस नए बिल के अंदर सुइसाइड को क्राइम की कैटेगरी से निकाला जाएगा। इसके पहले आईपीसी सेक्शन 309 के अंडर सुइसाइड अटेम्प्ट करने वाला इंसान अगर फॉर्चुनेटली बच जाए तो उसे 1 साल की जेल की सजा या फाइन का प्रोविजन था। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब इस नए बिल में तीसरा मेजर चेंज है कि कई सारे क्राइम्स के पनिशमेंट्स में चेंजेस लाए गए। एक्सटॉर्शन, सिविल सर्वेंट्स के ऑर्डर्स को डिसोबे करना, फॉल्स एविडेंस और रेप, इन सभी क्राइम्स में आप टेबल में देख सकते हो सजा बढ़ा दी गई है। अब माइंड यू, मैं आपको सिर्फ ये मेजर चेंजेस बता रहा हूं। अगर आप इन दोनों लॉज आईपीसी और बीएनएस को बाजू बाजू में रखोगे तो आपको समझेगा कि कई सारे सेक्शंस के नंबर्स भी चेंज हुए हैं। पहले अगर आप देखो तो काफी सारे सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन काफी स्कैटर्ड थे। इनफैक्ट ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के सेक्शन में इंक्लूडेड थे, लेकिन अब इस न्यू बिल के तहत काफी क्राइम्स के सेक्शंस को चेंज करके उन्हें एक साथ कंसोलिडेट कर दिया गया है। ऑल्सो एक एडिशन है यहाँ पर स्नैचिंग। एक्चुअली अभी अंडर सीआरपीसी चेन स्नैचिंग के लिए कोई भी सेपरेट प्रोविजन नहीं था। अब वैसे तो बीएनएस में भी अगर आप देखो तो सिर्फ स्नैचिंग इस टर्म को डिफाइन किया गया, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज में उन्होंने एक्सप्लिसिटली 2 चीजें मेंशन की है कि स्नैचिंग में मोबाइल और चेन स्नैचिंग दोनों केसेस कवर होंगे। बट अगर हम बीएनएस 302 को देखें तो उसमें एक ब्रॉडर कैटेगरी मूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन्ड है, ना कि सिर्फ चेन और मोबाइल। बट गाइस, अब तक आपने सिर्फ बीएनएसएस लॉ के पॉजिटिव्स को सुना। इसमें कई लूपहोल्स भी है जिसको कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने हाईलाइट किया है। सो 4 मेजर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है इस लॉ को लेकर यहां पर। पहला यह है कि गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ को नहीं बल्कि सिर्फ सेडिशन इस वर्ड को हटाया है। उल्टा ऑपोजिशन
का मानना है कि गवर्नमेंट ने सबवर्सिव एक्टिविटीज और एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिज्म ऐसे वर्ड्स को ऐड करके और एम्बिग्विटी / कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। अब अगर इसे सिंपली समझे तो सबवर्सिव एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कोई पर्सन फोर्स या वायलेंस से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है। बट इस सेक्शन में वो एक्टिविटीज क्या होगी इसे डिफाइन ही नहीं किया गया और इसीलिए ऑपोजिशन को लगता है कि गवर्नमेंट इस वर्ड का मिसयूज करके किसी को भी अपने फायदे के हिसाब से अरेस्ट करवा सकती है। दूसरा लूपहोल / काउंटर आर्ग्यूमेंट यहां पर है शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना, जिसे क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और फॉल्स आइडेंटिटी बताकर सेक्सुअल रिलेशन को भी पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है। बट सीनियर क्रिमिनल लॉयर शिल्पी जैन का यह कहना है कि एम्प्लॉयमेंट वाले क्लॉज को इसमें ऐड करना एक गलत डिसीजन है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज ये ट्रस्ट और लव के बेसिस पे किया जाता है, लेकिन वहीं पर एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के लिए रिलेशनशिप में विमेन को पता होता है वो किस एक्ट में एंटर हो रही है। सो बेसिकली उन्होंने इसे रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट कहा है और इसीलिए उनका मानना है कि ये फॉल्स प्रॉमिस फॉर सेक्स नहीं हुआ। तीसरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जिस दो वर्ड्स कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को पुराने आईपीसी में डिफाइन ही नहीं किया गया था, उन्हें इस नए लॉ में भी डिफाइन नहीं किया गया है। बेसिकली दोनों ही वर्ड्स का मतलब किसी को मारना होता है, लेकिन लॉ में मर्डर मतलब रिवेंज या पर्पसफुली किसी को मारना और कल्पेबल और होमिसाइड के अलग अलग मतलब है। कल्पेबल का मतलब एम्बिगुअस यानी कंफ्यूजन और होमिसाइड का मतलब सेल्फ डिफेंस में मर्डर। बट एम्बिगुअस सेल्फ डिफेंस में मर्डर कैसे हो सकता है और कब मर्डर का आरोप लगेगा और कब कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगेगा, यह भी काफी अनक्लियर था। इसीलिए काफी टाइम से इन टर्म्स को डिफाइन करने की डिमांड हो रही थी, जो कि इस न्यू लॉ में भी फुलफिल नहीं हुआ है। चौथा काउंटर आर्गुमेंट यह है कि स्लेवरी, जो कि इंडिया में ऑलरेडी एबॉलिश्ड है, फिर भी इसे अननेसेसरीली क्यों सेक्शन 143 में ऐड किया गया है। इससे कंफ्यूजन खाली बढ़ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर हम इस सिस्टम को और अच्छे से समझे तो इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला एफआईआर, दूसरा केस डायरी, तीसरा चार्जशीट और आखिरी जजमेंट। इनफैक्ट इन 4 पार्ट्स में से तो 3 पुलिस से ही रिलेटेड है और इसीलिए पूरे सिस्टम को बेटर फंक्शनिंग बनाने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स का लाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि इन 3 लॉस को लाना था। और अगर देखा जाए तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिप्लेस करने का यह कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है। 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर भी एक कमेटी बिठाई गई थी, जिनका भी बाय द वे यही कहना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का इन नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप जरूर है, बट इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हाँ, जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको यह भी बता दूं कि कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है, एक नया बिल पास किया, एक नया लॉ पास किया जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो कि आपका डेटा जो आज पब्लिकली अवेलेबल है, क्योंकि इतने सारे एप्स वगैरह हम यूज करते हैं और इस वजह से हमें कई टाइप के स्पैम कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, ये सब रोकेगा। अब इस नए लॉ से हमारी जिंदगियां कैसे चेंज होगी वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो इसे क्लिक करके इसे देखना मत भूलना। दिस विल हेल्प यू टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले आप एक प्रो ट्रेडर हो या बिगिनर ट्रेडर, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मार्केट वुल्फ, जहां पर आप एज लो एज 999 रुपीज से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस ऑप्शन की वजह से ये प्लेटफॉर्म आपके रिस्क को मैनेज करता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।